ये हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। मतलब जो पढ़ाया ना वही बताया। हाँ देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, इतिहास का, ठीक है। इतिहास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इतिहास है ना, हाँ। इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास है क्या? तो इतिहास जो है ना, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन? इतिज और हास, इतिज और हास, ठीक है। क्या है? इतिज और हास। इसका अर्थ निकलता है, यानी कि दो शब्दों से ये मिलकर बना है इतिहास। अब इसका अर्थ जो होता है ना इतिहास का, वो क्या होता है? बीती हुई कहानी, बीती हुई कहानी। इतिहास क्या होता है? बीती हुई कहानी, ठीक है। अब ये देखते हैं इतिहास के पिता किसे कहा गया है, बताइए आप। इतिहास के पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो है ना, कहाँ के रहने वाले थे? हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान का। तो हेरोडोटस का जो है पहला पुस्तक का जो नाम है, हेरोडोटस का पहला पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। क्या नाम है बुआ? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका है ना। अगर ये पूछ दे हिस्टोरिका जो पुस्तक का जो नाम है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? हिस्टोरिका जो पुस्तक का जो नाम है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? यूनान। आयोनिक भाषा में लिखा हुआ है, आयोनिक, है ना। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? बताइए। आयोनिक। आयोनिक। किस भाषा में लिखा हुआ? आयोनिक। आयोनिक, है ना। किस भाषा में लिखा हुआ है? आयोनिक भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, तो इतिहास को हम लोग तीन तरह से पढ़ते हैं। कितने तरह से पढ़ते हैं? तीन। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, इतिहास। तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, है ना। तो ये बताइए प्राचीन इतिहास को, है ना, प्राचीन इतिहास को जो है ना कितना से कितना ईस्वी तक हम लोग पढ़ते हैं? 30 लाख बीसी। 30 लाख बीसी बीसी से 712 एडी तक, है ना। प्राचीन इतिहास के समय में कौन से धर्म माने जाते थे? सनातन धर्म। सनातन धर्म माने जाते थे, है ना। चलिए अब हम लोग मध्यकालीन में आते हैं। मध्यकालीन इतिहास को कितना से कितना ईस्वी तक पढ़ते हैं? तो 712 एडी से 1707 एडी तक, है ना। तो मध्यकालीन इतिहास में कौन से धर्म माने जाते थे? इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, है ना। चलिए अब आधुनिक इतिहास में आते हैं। आधुनिक इतिहास क्या है? आधुनिक इतिहास में
1707 AD से 1948 या 50, है ना, AD तक। इस समय कौन से धर्म माने जाते थे? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, है ना। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए इतिहास को जो है ना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, ठीक है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को कितना से कितना ईस्वी तक हम लोग पढ़ते हैं बुआ? प्राचीन इतिहास को 30 लाख BC से 712 AD तक हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के समय में कौन से धर्म माने जाते थे? सनातन धर्म माने जाते थे, है ना। अब मध्यकालीन में आते हैं। मध्यकालीन को कितना से कितना ईस्वी तक हम लोग पढ़ते हैं? 712 AD से 1707 AD तक के। तो मध्यकालीन इतिहास में कौन से धर्म माने जाते थे? इस्लाम धर्म माने जाते थे, है ना। अब आते हैं आधुनिक में। आधुनिक इतिहास को कितना से कितना ईस्वी तक हम लोग पढ़ते हैं? 1707 AD से 1707 AD से 1948 या 50 AD तक के। उस समय से धर्म जो माने जाते थे वो ईसाई धर्म माने जाते थे, है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, है ना। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, है ना। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब हम लोग एक एक के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, जो है ना। चलिए देखिए, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? वैसा काल जिसमें हमें कोई लिखित जो है ना साधन उपलब्ध नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिला है, और मानव जो है पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था। तो वैसे काल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना। अब हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य हमें मिला है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाला गया है, और मानव जो है पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था। तो वैसे काल को हम लोग क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल देखते हैं। वैसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला है ना, उसका अर्थ भी निकाला गया है और उसको पढ़ा भी गया था, और मानव जो है ना पूर्ण रूप से क्या हुआ था? सभ्य बन गया था। मानव पूर्ण रूप से क्या हुआ था? सभ्य बन गया था। तो वैसे काल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, नोट कर लीजिएगा, कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, है ना। देखिए यहाँ पे हम स्रोत बोल रहे हैं, है ना।
स्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे में हमें कोई चीज़ से हमें क्या होती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलना, जानकारी प्राप्त करना। प्राचीन इतिहास के बारे में हमें क्या मिलना? जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो। चलिए, पहला पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक स्रोत या बोलिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत है ना। देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब पुरातात्विक स्रोत क्या है जो देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत जैसे में आएगा हुआ अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। दूसरा आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला। तीसरा चित्रकला। सिक्का। भवन या स्मारक। स्मारक है ना। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में दो आते, कौन कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, धर्मोत्तर ग्रंथ, धर्मोत्तर ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ। ग्रंथ है ना। अब धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आते हैं जो देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ है ना। कौन आते हैं धार्मिक ग्रंथ में? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। अब आते हैं विदेशी से। विदेशी से हमें क्या जानकारी मिलती है? कौन कौन देश से जानकारी मिलता है? तो जो हमें जानकारी जो मिलती है, पहला यूनानी ग्रंथ, यूनानी ग्रंथ है ना। फिर मिलता है चीनी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ। फिर मिलता है अरबी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ है ना। देखिए, इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, ठीक है। तो पहला जो होता है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से क्या क्या जानकारी मिलती है हमें? अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक, ठीक है। फिर आते हैं साहित्यिक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोत से हमें क्या जानकारी मिलती है?
धार्मिक ग्रंथ के बारे में मिलता है, फिर धर्मोत्तर ग्रंथ या उसको क्या बोलते हैं, लौकिक ग्रंथ, है ना, धर्मोत्तर ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ। ठीक है। अब धार्मिक ग्रंथ से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है, तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में, जैसे में ब्राह्मण है ना, बौद्ध यानी कि बौद्ध भगवान, ये जो बुद्ध भगवान यानी कि बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में, है ना। फिर आते हैं जैन धर्म ग्रंथ, है ना। अभी सिर्फ हम खाली ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक चीज़ के बारे में आगे वाले क्लास में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं विदेशी स्रोत से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में। यूनानी ग्रंथ, है ना, चीनी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभिलेख के बारे में, है ना। अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख क्या है बताइए, अभिलेख जो है वो क्या है, यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसका अध्ययन ठीक है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिएगा, सॉरी, अभिलेख जो है ना, यह एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। देख देता हूं, यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना, यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के अध्ययन, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र, अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी, एपिग्राफी कहा जाता है। कहा जाता है ना। अभिलेख क्या हुआ, यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा या एपिग्राफी कहा जाता है ना। भारत में, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत में हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा गया है। अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा गया है ना। सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख, सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख
पढ़ा गया है, पढ़ा गया है ना। देखिएगा एक बार फिर से समझा देता हूँ अभिलेख के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है ना। भारत में हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा गया है। सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख पढ़ा गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अशोक का अभिलेख जो है ना, सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्री अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रीशेप ने 1837 में पढ़ा था, है ना। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रीशेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रीशेप ने। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किसका अभिलेख पढ़ा गया था, सर्वप्रथम किसका अभिलेख पढ़ा गया था, बताइए। अशोक का सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा गया था। हो गया, चलिए उसके बाद कहाँ पे जेम्स ठीक तो है, स है, हाँ जेम्स है ना, जेम्स प्रीशेप। अब आएगा कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ था। क्वेश्चन आएगा अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है, तो किस लिपि में लिखा हुआ था, ब्राही लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ था, ब्राही लिपि में लिखा हुआ था। फिर आएगा कि अशोक का अभिलेख किसने लिखा था, अशोक का अभिलेख किसने लिखा था। अशोक का अभिलेख चापड़ ने लिखा था, चापड़ ने लिखा था, है ना। अशोक का अभिलेख चापड़ ने लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अशोक का अभिलेख किसने लिखा था, चापड़। किसने लिखा था, चापड़। ठीक है, तो ये हुआ अभिलेख के बारे में, अशोक के बारे में। अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है। फिर आएगा यानी कि अधिकांशतः जो है ना, अशोक का जो अभिलेख है, अधिकांशतः अशोक का अभिलेख ब्राही लिपि में लिखा गया था।
अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख अधिकांश अधिकांश ब्राही लिपि में लिखा गया था। लिपि में लिखा गया था, है ना। अशोक का अभिलेख अधिकांशतः ब्राही लिपि में लिखा गया था, है ना। अशोक का अभिलेख अधिकांशतः ब्राही लिपि में लिखा गया था। तो आज तक हम लोग इतना ही चलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे क्या चीज पे, मूर्ति कला पे। अगले क्लास में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, मूर्ति कला। मूर्ति कला, है ना। मूर्ति कला के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।